30 मई सन 1964 पंडित नेहरू के देहांत को कुछ ही दिन हुए थे। बाजार 100 रुपए के नोट के डिमोनेटाइजेशन की अफवाहों से गर्म था। ऐसे में भारत के सॉलिसिटर जनरल अपनी छुट्टी बीच में ही छोड़ अपनी सारी जमा पूंजी लेकर कलकत्ता से दिल्ली आए। तो और क्या खबर है? ठीक है सर। पंडित जी की कमी तो दिल्ली को काफी महसूस हो रही होगी। जी हाँ चौधरी साहब, कुछ लोगों की आंखें तो सर अभी तक गिली है। मेरे फादर सर, उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे मेरे दादाजी गुजर गए। अरे कलकत्ते में भी यही हाल था जी। खैर अब तो वहाँ के हालात बेहतर हैं। जी सर। रमेश, ये 100 के नोटों को विड्रॉ करने के बारे में क्या अफवाह है? सर मुझे तो लगता है कि ये पूरी अफवाह है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है और ना ही इसके बारे में उन्होंने कुछ कहा है सर। फिर भी रमेश तुम पता करो। जी सर। मिसेस चौधरी बहुत घबरा रहे हैं। जी सर। अगर ये अफवाह सही है जी तो फिर हमको अपने सारे 100 के नोटों को जी 50, 20 और 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके सर, जरूर। सर मिसेस चौधरी कैसी हैं? बहुत अच्छी है। जी सर। तुम्हारे बीवी के लिए साड़ी भेजी है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर वैसे ये रकम कितनी होगी? यही कहीं 60-70 हजार रुपए के आसपास होगी और क्या। ठीक है सर। नाम पुरुषोत्तम कुमार चौधरी, उम्र 60 साल। अपनी काबिलियत और हुनर की वजह से सॉलिसिटर जनरल के ओहदे पर पहुंचे हैं। परिवार कलकत्ता में है और वो खुद दिल्ली में एक आलीशान सरकारी बंगले में रहते हैं। तुम रमेश चाहो तो गाड़ी ले जाओ। ठीक है सर। तुम्हें घर तक छोड़ देगी। ठीक है सर। तो सर मैं सुबह आ जाता हूँ। 8 बजे के आसपास आ जाओ। जी सर। दफ्तर जाने से पहले कुछ देर बातचीत हो जाएगी। जी सर। हाँ। ये कमरे में रख दो। सुनो सहदेव, देखो बेटा संभाल के जरा, जमीन पर मत रखना, बिस्तर पर रखना। ओके सर हाँ। अगर बैग में रुपया था तो आपको? अरे सब ठीक है, कुछ नहीं होगा। ये 2 साल से हमारे साथ काम कर रहा है, शरीफ लड़का है। सर आप सब पर कुछ ज्यादा ही विश्वास करते हैं। क्यों? तुम पर भी तो करता हूँ। अरे जैसे तुम हो वैसे ये लड़का है। कुछ हो रहा साहब? नहीं, दिलीप सिंह को बोलो जरा चाय बनाए और तुम नहाने का पानी गर्म करो। नाम सहदेव, उम्र 20 साल, पेशा घरेलू नौकर। पिछले 2 साल से चौधरी परिवार में काम करता है और ज्यादातर श्री चौधरी के साथ रहता है। इसी दौरान दिल्ली की अफरा तफरी से दूर इंदौर में एक कहानी जन्म ले रही थी। इस आदमी को देखा है? जी क्या बात है साहब? यहाँ रहता है ये आदमी? जी हाँ, 2 महीने से कमरे नंबर 3 में ठहरा हुआ है। अभी कहाँ है? बाहर जाते दिखा नहीं साहब, कमरे में ही होंगे। चलो कमरा दिखाओ उसका। चल। आइए सर, आइए। लगता है भाग गया साला। ए, जाओ चप्पा चप्पा छंडा लॉन्च का, क्विक। यहाँ क्या नाम लिखवाया इसने? हाँ साहब, राधा कृष्ण। 2 महीने से किराया नहीं दिया साहब। जो एडवांस दिया वही दिया साहब। पर साहब माजरा क्या है? पिछले 2 महीने से शहर के भोले भाले लोगों को ठग रहा है ये साला। नकली सर्टिफिकेट, झूठी मार्कशीट, नकली एफिडेविट बनाकर लोगों से पैसे वसूल रहा है। हरामजादे ने मेरे भाई को भी नहीं बख्शा। साहब आपके भाई को जाली कागजात की जरूरत क्यों पड़ गई? बकवास बंद कर अपनी। चलो।
नाम केवल कृष्ण गुप्ता उर्फ केकेजी, उम्र 35 साल, एक ठग जो कई बार छोटे मोटे अपराधों के लिए जेल भी जा चुका है। उसे तलाश एक बड़े मौके की जो उसे कानून के दूसरी तरफ ले जा सके। क्या करना चाहते हो? पता नहीं यार, मालूम था पुलिस वाले के भाई को टोपी पहनाऊंगा पंगा हो जाएगा, साला लालच ले डूबा। अभी ये शहर अपने लिए नहीं है बंधु, पकड़ा गया 6 महीने के लिए अंदर हो जाऊंगा। कहाँ जाओगे? कुछ भी तो नहीं है तुम्हारे पास, सारा सामान तो पुलिस ने जब्त कर लिया। अरे चाय देना यार, पैसा बचा है ना। सोच रहा हूँ दिल्ली चला जाऊं। नमस्ते सर। साहब हैं? हाँ। साहब, सर मैं पैसा ले आया। ओके, गुड। सर, पिछली बार के 25,000 और इस बार के 15,000 मिलाकर पूरे 40,000 को 10-10 के नोटों में बदलवाना है। और वैसे सर आरबीआई के डायरेक्टर से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि ये सब अफवाह है और वित्त मंत्री जल्दी ही इस बारे में अपनी सफाई देंगे। तो सर मेरे ख्याल से बाकी 100 के नोटों को अब हमें बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो खैर, अब जो हो गए सो ठीक है। जी सर। लो सहदेव, ये रखो। तो सर सर मैं चलता हूँ। हाँ रमेश जी। 15 तारीख के लिए मेरा और सहदेव का जी सर। कलकत्ता मेल से रिजर्वेशन। जी सर। और 20 तारीख को मेरा अकेला वापसी। क्यों सर, आप अकेले आएंगे क्या? भाई वो मिसेस चौधरी कहती हैं कि इसकी वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है सर, तो सर मैं करवा देता हूँ आज। ओके ठीक है सर। ठीक है, ऑल राइट। साहब, हाँ। हम पिक्चर देखने जाएं? तुम बहुत पिक्चर देखने लगा है आजकल। जाएं साहब? ठीक है, जा। कैसे श्रीनाथ भाई? इतनी देर कहाँ कर दी? आज तो लगता था साहब जाने नहीं देंगे। पैसे अभी हैं? हाँ। तुमने देखा है? हाँ। पक्का? अरे हाँ भाई, आज भी देखा था। कितने होंगे? कुछ 60-70 के करीब, लेकिन एक परेशानी। क्या? जल्दी करना होगा। 15 तारीख को ना मैं यहाँ रहूंगा ना पैसा। क्यों? कहाँ चले जाओगे? क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें बताओ, तुमने कुछ सोचा है? हाँ हाँ, मैंने 2 लोगों से बात की है, वो दोनों तैयार हैं। अच्छा ठीक है, कब करें? आज बुधवार है, अगले संडे को करते हैं। हाँ ठीक है। और हाँ, शुक्रवार की रात को यही मिलते हैं। हाँ। अच्छा, फिल्म की टिकट लाया? हाँ लाया हूँ ना। हाँ। ये रही, आ बैठ। हाँ। चल देर हो रही है। अरे बैठ ना। नाम श्रीनाथ, उम्र करीब 27 साल। उस समय बेकार था। कुछ महीने पहले तक श्री चौधरी के घर पर नौकरी करता था। वहीं उसकी मुलाकात और दोस्ती सहदेव से हुई। अपनी बुरी हरकतों के कारण उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। श्री चौधरी ने उसे खुद नौकरी से निकाला था। आइस। एक पैकेट सिगरेट दे, पनामा। रुक रुक साले, कहीं तो रुक। क्या? कहाँ जाएगा? रुक। केके जी ने ठान ली कि अब वो इंदौर में नहीं रहेगा। उसी दिन वो बिना टिकट ट्रेन में सवार हो गया और अगली सुबह दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में उसने करोल बाग में एक सस्ते से होटल में कमरा किराए पर ले लिया। जी बोलिए। हाँ हाँ जरूर मिलेगा।
क्या है? तुमने तो कहा था 2 लोग हैं। मैंने सोचा और फिर फैसला किया कि हमें 3 लोगों की जरूरत है। क्यों? अरे एक बार पहरा भी देगा ना। आओ इनसे मिलवाता हूँ और सारी बातें आज ही तय कर लेंगे। ठीक है। आओ। ये है कमलदीन, ये है सोहनलाल और ये मंगू। तुम में से पहले कभी किसी ने किया? अबे चुप, तू तो साले जैसे चंबल का डाकू है ना, ज्यादा लीडरी मत कर। तमीज से बात करो मुझसे, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अरे समझ यार। अच्छा चल तू इन्हें बता कैसे करना है, क्या करना है और कब करना है। चल बता। साहब 11 साढ़े 11 बजे सो जाते हैं। दिलीप सिंह भी। ये दिलीप सिंह कौन है? खानसामा है, अच्छा। वहीं बरामदे में सो जाता है। हाँ। साहब का कमरा खुला रहता है। हाँ। और चाबियां तकिए के पास रहती है। हाँ। और हाँ, आवाज बिल्कुल नहीं होगी। ए मंगू, तुम 2 थैले लेके आना, रुपया उसी में रखेंगे। सब लोग मुंह पे कपड़ा बांधेंगे, कोई पहचान ना पाए। और किसी ने देख लिया तो उसको उसी टाइम खत्म करना होगा। ये क्या कर रहा है? साले अगर पकड़े गए ना तो जमानत भी नहीं होगी। नहीं नहीं, कोई खून खराबा नहीं होगा। अबे तेरा साहब जाग गया तो उसकी आरती उतारेंगे क्या? मैंने कहा है कोई खून खराबा नहीं होगा, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। कोई आ रहा है। ये माचिस केके जी को दिल्ली में आए कुछ दिन हो चुके थे, लेकिन उसे अब तक कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था और उसके पास पैसा भी खत्म होने लगा था। भाई साहब चाबी। हाँ जी आ गए। ये लो भाई। क्या बात है भाई साहब, तबीयत तो ठीक है ना? थक गया है। अच्छा। चलो यार, समय हो गया, आप चलते हैं। चलो अब चल यार। ये साला सहदेव अब तक यहाँ पहुंचा क्यों नहीं भाई? अबे इसे तो यहाँ तक पहुंच जाना चाहिए था। ऐसा करते हैं, सुनो, अगर 5 मिनट और नहीं पहुंचता ना तो खुद ही चलते हैं। अरे नहीं, उसके बिना और वो नहीं आएगा तो मैं भी नहीं चलूंगा। सबकी एक पे पानी फेरेगा? हाँ, ये आपस में बहस करना बंद करो। साले का जोश ठंडा हो गया। देखो मेरी बात मानो, जब तक वो नहीं आएगा चल बे। साले मरवाएगा क्या? साले साहब डर जाएंगे उसके। मरवाओगे क्या? ये शुरू कैसा था? साले मरवाएगा, छोड़ पहले बोल, तेरा साहब अब तक सोया क्यों नहीं बे? साला हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। साहब कहते हैं कुछ जरूरी काम करके सोएंगे। हम कब तक इंतजार करें? तो 11:30 तो बज गए। लगता है आज नहीं होगा। आज नहीं होगा तो कब? पता नहीं। पता नहीं तो ये सारा प्लानिंग क्या? हाँ बोल। साले मरवाएगा, चुप। कल करें? कल तो घर पर मेहमान आएंगे, अब दावत है, देर तक चलेगी। तो फिर कब? परसों पक्का। अच्छा चलता हूँ, साहब ने भेजा था देखने के लिए कि आवाज कैसी। अच्छा अबे चल यार, चल। साला भाग यहाँ से। किसको बोला तूने? किसको बोला? अब कैसे? अबे चलो चल। साले सारा मूड खराब कर दिया। हट बे। अबे चल ना साले। मैंने
खुद पैसे गिन के अंदर रखे हैं, ताला लगाया है, चाबी रख के बस 2 मिनट के लिए बाहर गया और जाके देखा मैंने तो इसमें पैसे गायब। बस ये समझ लीजिए कि थोड़ी देर पहले पैसे यहाँ थे और अब गायब, जैसे लॉकर खा गया हो पैसे। कितने पैसे थे? ये 130 रुपए थे। मुझे समझ में नहीं आता वो सारे पैसे लेकर क्यों नहीं गया। भाई साहब ये जरा देर से लौटूंगा जी क्या हो गया? चोरी हो गई साहब, लॉकर में पैसे कम है। अरे रे रे। बताओ कितने पैसे थे? 130 रुपए। सब करो, क्लास लेनी होगी। तलाशी ले लो भाई साहब, तलाशी ले लो, सबकी ले लो, बहुत जरूरी है ये। आजकल जमाना बड़ा खराब आ गया है यार, शरीफ आदमी बदमाश में तो कोई फर्क ही पता नहीं चलता। आप बोलो, भगवान हमें शक्ति दे इन दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो आप हमारे कमरे की पहले ले लो, हमारी चाबी आपके पास है। अरे नहीं साहब, ले लो आप चाहो तो। अरे नहीं साहब, कल आप खुद ही तो मेरे सामने आए थे। नहीं आप नहीं साहब, नहीं आप जाइए साहब, जाइए आप साहब। चलो कोई नहीं। क्या है ये? इनकी टिकटें लाया। ये पकड़ो, इसकी जरूरत पड़ सकती है। पकड़ो, चलो। कौन है? कौन है? चोर 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 चोर। बोलते क्यों नहीं? अरे कौन है भाई? कौन? सहदेव और उसके साथियों का चोरी करने का सारा प्लान उलट-पुलट हो गया। पकड़े जाने के डर से वो सब लोग बिना पैसा ही लिए पिछले दरवाजे से भाग गए। सॉलिसिटर जनरल की हत्या, गिरफ्तार। केके जी ने ये नहीं सोचा था कि जिस बड़े मौके की तलाश में वो था, वो उसे एक दिन अचानक अखबार की सुर्खियों में मिलेगा।
भारत के सॉलिसिटर जनरल पी के चौधरी की कल रात को हत्या कर दी गई। ये गिरफ्तार। केवल कृष्ण गुप्ता न्यूज़पेपर आर्टिकल से उन घटनाओं को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश में लग गया जो उस रात घटी थी। सर दिलीप सिंह ने मुझे करीब 12:20 में फोन किया और सर मैंने मिसेस चौधरी को इन्फॉर्म किया है वो कल शाम तक यहाँ पहुँच जाएंगी सर। मेरा बड़ा ख्याल रखते थे सर। मैं पिछले 4 साल से इनके साथ हूँ सर। और सर मिसेस चौधरी तो मुझे अपने बेटे की तरह मानती थी सर। लगता है कि हत्यारे इस अलमारी से कुछ लेना चाहते थे। इसी बीच चौधरी साहब की आंख खुल गई और वो मारे गए। हो सकता है सर। अलमारी में काफी रकम थी सर। ये बात आपको कैसे मालूम? सर मैं इनका पी हूँ और ये सब कुछ मुझे बताते थे सर। आपके अलावा ये बात और कौन जानता है इस घर में? मेरे अलावा कोई नहीं सर। हाँ सर, सहदेव इस घर का नौकर है। सहदेव कहाँ है? सहदेव फिल्म देखने गया है, आता ही होगा। क्या हुआ? मार डाला, हरामजादों ने साहब को मार डाला। मेरी बद्दुआ लगी उन कमीनों को। अरे कुत्ते की मौत मरेंगे वो सब। ये कौन है? ये सहदेव, यही काम करता है। कहां से आ रहे हो? मंदिर से। इस वक्त? जी उसके बाद पिक्चर देखने गया था। झूठ बोलता है? सच सच बता वरना इतने डंडे मारूंगा तुझे, याद रखेगा। मुझे मत मारना साहब, मुझे मत मारना। उन्होंने कहा था कि तुम मेरे साथ काम करना साहब। उन्होंने जबरदस्ती काम करवाया था। मैंने भले कहा था उनको। सहदेव को अब जाकर एहसास हुआ कि उनसे क्या हो गया। घबराहट में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इंस्पेक्टर कुमार ने सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए। वो उस जगह गया जहां सहदेव ने अपने साथियों के साथ चोरी करने का प्लान बनाया था, जहां उन्होंने अपनी साइकिलें खड़ी करी थीं। पुलिस को श्री चौधरी के घर के पास गीली मिट्टी में पांव का एक निशान भी मिला। सर और कुछ चाहिए? नींबू पानी है? नींबू पानी में सर 2-3 मिनट लगेंगे। कॉफी बनने में? कॉफी बनने में 10 मिनट लगेंगे सर। कॉफी ले गया कॉफी। जी सर। अरे पैसे! ओ चोर चोर! अरे पकड़ो चोर चोर! अरे पकड़ो चोर! ओ चोर चोर! अरे पकड़ो चोर चोर! क्या बात है साहब, ये चोरों की तरफ भागते हुए कहां से आ रहे हैं आप? अरे कुत्ते पीछे पड़ गए भाई। कुत्ते कुत्ते गलियों में पाल रखे इतने यार तुमने यार। बचपन से इतना डर लगता है मेरे कुत्तों से यार। और सुनाओ भाई, आप कैसी कट रही है? चोर वोर पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया? अजी चोर तो पकड़ा ही जाएगा साहब, बचकर कहाँ जाएगा। वैसे साहब मुझे लगता है ये कोई अंदर का ही आदमी था जिसे पता था कि चाबियां कहाँ हैं और लॉकर कहाँ पर है। खैर कोई बात नहीं, मेरी नजरों से बचकर नहीं जा सकता। देखना जिस दिन मेरे सामने आ गया उसी दिन पहचान लो। भाई ऐसा करो, ये होटल की नौकरी छोड़ के आप जासूसी ज्वाइन कर लो। आपका दिमाग जो ना सही चलता है, आपका माइंड करेक्ट है उसमें। जी चाबी दे दो जरा। जी हाँ जी जी। वैसे मैं आपको पकड़ के दिखा दूंगा चोर।
ना ना बिल्कुल, भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे, मेरी भी पूरी करे, आप प्रार्थना करना। जी सर। और मेरी बात को गंभीरता पूर्वक लेना, आप ले नहीं रहे हो, थोड़ा सोचना इस बारे में। हाँ जी। क्योंकि सॉलिसिटर जनरल की हत्या एक बहुत बड़ा मामला था, सरकार ने नामी क्रिमिनल लॉयर राजेंद्र प्रसाद झा को इस केस का प्रोसिक्यूशन लॉयर नियुक्त किया। सच का पता लगाने के लिए झा इंस्पेक्टर कुमार से मिलने गए। कमरुद्दीन को छोड़कर सभी ने मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेस कर लिया। किसी दबाव में आके तो नहीं किया ना? नो सर, बिल्कुल नहीं, खुद ही किया। सबके बयान भी मिलते हैं सर। सर, दबाव तो हमारे ऊपर है। रोज ऊपर से फोन आते हैं, कहते हैं कि जिस देश का सॉलिसिटर जनरल ही सुरक्षित नहीं है, वहां की जनता का क्या होगा? अब आप ही बताइए सर, अगर सारा देश ऐसे नौकर रख लेगा तो इसमें पुलिस की क्या गलती? अच्छा देखिए, मुझे आपके पास जितने एविडेंसेस हैं उनकी कॉपी चाहिए एक एक। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सर। क्यों? वो सोहनलाल सरकारी गवाह बनने को तैयार है, और फिर क्यों नहीं बनेगा? फांसी से बचने का सबसे आसान तरीका। आपके पास पूरा सबूत है कि वो उस रात को वहां था? इंस्पेक्टर कुमार कौन आप हैं? आप थोड़ा बाहर रुकिए, मैं अभी बुलाता हूँ। जी भाई साहब, टाइम नहीं है। देखिए मेरा नाम केवल कृष्ण गुप्ता है। मैं पीके चौधरी केस में जो लौंडे फंसे हैं उनका केस लड़ने के लिए आया हूँ, तो अभी देख लो आप। अच्छा, आप ऐसा कीजिए, आप इनसे बात कर लीजिए, मैं अपने जूनियर को भेज दूंगा, आप उसे सब डिटेल दे दीजिए। राइट। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद झा है जी, मैं पीके चौधरी में पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ। अब आपसे तो मुलाकात होती रहेगी। क्यों? अरे आप डिफेंस लॉयर है ना? कौन? आप क्या? डिफेंस लॉयर? काय का? हाँ डिफेंस लॉयर। हाँ हाँ तो है। तो हाँ मुलाकात तो होगी। केस नहीं जीतोगे आप, केस जीत नहीं पाओगे। बेस्ट ऑफ लक। केवल कृष्ण गुप्ता ने जाली वकालतनामा तैयार किया और अदालत में पेश कर दिया। उसे लगा कि जिस बड़े मौके की तलाश में वो था वो यही है। अखबारों में इस केस को काफी अहमियत मिल रही थी। केवल कृष्ण गुप्ता को एहसास था कि चाहे वो ये मुकदमा जीते या हारे, वो मशहूर जरूर हो जाएगा। साहब हम ही ने मारा, हम ही ने साहब को मारा था। तुम लोगों ने नहीं मारा साहब, हम ही ने मारा था। तुमने नहीं मारा है। जो हुआ है वो हुआ ही नहीं है। जो हुआ उसको भूल जाओ। अभी जो मैं बोलूंगा, जो मैं कहूंगा, वही करना है, वही कहना है। लेकिन वो सोहनलाल साला सरकारी गवाह बन गया है। अरे उसको तो 5 मिनट में तोड़ दूंगा मैं। आएगा ना कोर्ट में, क्रॉस सवाल करते हैं ना, उसमें औकात में आ जाएगा 5 मिनट। वो उसकी चिंता मत कर तू। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि साहब मारे गए। वो बहुत अच्छे इंसान थे। कोई देख, कोई भी बड़ा आदमी होता है ना, पैसे वाला, वो अच्छा इंसान नहीं होता है। वो चूसता है, खून चूसता है। वो सब काला धन रहता है उसके पास, चोरी का पैसा होता है। समझा? काला धन मालूम है क्या होता है? काला धन। लेकिन वो मुझे बहुत प्यार करते थे। चुप कर साले, तू और तेरा साहब। खुद तो गया, हमें यहाँ छोड़ गया मरने के लिए। मैंने पहले ही कहा था कि खून खराबा मत कर। तो क्या करता, मैं क्या करता है? अब चुप कर। सालों ने सुबह से चें पे लगा रखी है। साहब सुना है वो वकील बहुत सयाना है और बहुत काबिल है, और कभी मुकदमा भी नहीं आ रहा। तूने मेरे बारे में सुना है मैं कोई मुकदमा आ रहा हूं? सुना है मेरे बारे में? अबे अदालत में आएगा ना वो, मेरे सामने जब बहस करेगा, वकालत से नफरत हो जाएगी, शहर छोड़ के भाग जाएगा। तुम लोग बस मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा करो। तुम लोग बोलो कि साहब ये पुलिस की साजिश है, ये तो हमें मार पीट के बयान ले लिया हमसे। मैंने कुछ कबूल नहीं किया है। कबूल करना ही नहीं है, कबूल मत करो। तुम बोलोगे साहब हम तो थे ही नहीं वहां, हम लोग तो पिक्चर में बैठे हुए थे, ये तो पुलिस हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। ठीक है सर। हाँ ऐसा बोलो, मैं तुम सबको 2 दिन में बाहर कर दूंगा। ध्यान रखना इस बात का। अभी चिंता मत करो, आराम से फैल के सो, मैं संभाल लूंगा। ठीक है सर। हैं? ठीक है सर। इंस्पेक्टर कुमार ने अपनी तहकीकात पूरी की। पीके चौधरी की हत्या का केस सेशंस कोर्ट में पहुंचा। गुप्ता जी क्या हाल है? अरे आप हमसे नाराज किस बात पे? हाथ मिलाने में क्या है भाई? दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाता मैं। दुश्मन मैं? अरे भाई मैं भी तो आप ही की तरह वकील हूँ। मैं तुम्हारी तरह वकील नहीं हूँ। तुम अपने आप को बहुत समझते हो ना। आओ कोर्ट के अंदर आओ, बत्ती गुल कर दूंगा, वकालत करना बुला दूंगा। क्या होता है? देखिए मिस्टर गुप्ता, आप हाथ नहीं मिलाने हो तो बिल्कुल मत मिलाइए, लेकिन तमीज के हद से बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपको।
अच्छा अच्छा रास्ता ना, मैंने रोका था हाथ बनाने के लिए, मैंने रोका था। अजीब आदमी लगता है मुझे। कई बार तो मुझे शक होता है कि वकील है भी कि नहीं। ऐसा बदतमीज आदमी मैंने कभी देखा ही नहीं। सर मेरे साथ भी इसका ऐसे ही बर्ताव था, कुछ गड़बड़ है सर। आइए। योर ऑनर, 14 जून की रात को करीब 11:30 बजे सहदेव और उसके 4 साथी श्रीनाथ, कमरुद्दीन, सोहनलाल और मंगू मिस्टर पुरुषोत्तम कुमार चौधरी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के घर में चोरी के इरादे से घुसे। इनके कमरे में घुसते ही कुछ आवाज हुई और मिस्टर चौधरी की आंख खुल गई और वो जाग गए। लेकिन इन पांचों ने पहले से सोच रखा था योर ऑनर कि ऐसी हालत में इन्हें क्या करना है और उन्होंने वही किया। श्रीनाथ और कमरुद्दीन ने मिस्टर चौधरी का गला दबाया और सोहनलाल, सहदेव और मंगू ने इस काम में उनकी मदद की। अब सोहनलाल जो है वो सरकारी गवाह बन गया। गलत बात, एकदम गलत बात, झूठ बोल रहे हैं मिलॉर्ड, ये एकदम झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उस रात को मिस्टर चौधरी साहब का मर्डर हुआ होगा, लेकिन इन लड़कों से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये लड़के तो उस रात को पिक्चर में गए हुए थे, क्योंकि जब मिस्टर चौधरी का मर्डर हुआ तो पुलिस पर दबाव पड़ा कि एक बड़े आदमी का मर्डर हो गया है, तो अभी पकड़ना चाहिए, जल्दी पकड़ना चाहिए मुजरिम को। तो इन लोगों ने सोचा कि घर के नौकर को पकड़ना सबसे आसान है, तो इन लोगों ने इनको डरा धमका के, मार पीट के इनसे बयान लिया है साहब, मतलब योर माय ऑनर, ये बेकसूर है। तुम सहदेव कब से जानते हो भाई? 10 जून 1964 को पहली बार उससे रात को मिला था। 10 जून 1964। और ये हादसा कब हुआ? 14 जून 1964 की रात को। मतलब 4 दिन में तू इसका इतना गहरा दोस्त बन गया कि तू डाका डालने को तैयार हो गया है? नहीं, वो सहदेव मेरा दोस्त नहीं है, तो श्रीनाथ ने पैसों का लालच देकर ये काम कर रहे। श्रीनाथ ने पैसों का लालच दिया कि ये कुमार ने, इंस्पेक्टर कुमार ने पैसों का लालच दिया कि तू सरकारी गवाह बनाया? नहीं, इंस्पेक्टर कुमार तो हमें मत बोल दूंगा। अबे तू तो उस रात था ही नहीं वहां। मैं वहां था, उन सब नहीं उस रात वहां। मैं था, मैंने चौधरी साहब की टांगे भी पकड़ी थी जब श्रीनाथ और कमरुद्दीन ने उनका गला दबाया। कोई सबूत है तेरे पास तू था वहां? कोई सबूत है? बोल, सबूत है तेरे पास तू वहां था? सबूत तो यही है कि क्या मैं जो बोल रहा हूं। अच्छा, बोलना सबूत होता है? बोलना सबूत होता है मिलॉर्ड? ये आदमी इन लोगों के जरिए सरकारी गवाह बनाकर खड़ा किया गया है। इस आदमी को तो सजा देना चाहिए और साथ में ये वकील साहब और इंस्पेक्टर साहब को जेल में सजा देना चाहिए। मेरा मतलब इन लोगों को डिस्चार्ज कर देना चाहिए। ये लोग कानून तोड़ते हैं। इन लोगों ने एक मासूम बच्चों को इल्जाम लगाया उनके ऊपर, उनको फंसाने की कोशिश की गई है। मिलॉर्ड, ये लोग माय ऑनर, मतलब योर ऑनर, ये मासूम है, इनको बरी कर देना चाहिए। क्या बात कर रहे हो भाई? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है? वो सोहनलाल की गवाही काफी नहीं? नहीं भाई, हमें यह साबित करना होगा कि वारदात की रात को उस समय वो वहां पे था और उन सब के साथ। ये सब कैसे होगा? देखो, जितने सबूत तुम्हें उस रात को मिले हैं, जो भी निशान तुम्हें मिले हैं, कुछ भी उनको एक बार फिर से देखो और सुनो। हाँ, एक काम करो कि सोहनलाल से दोबारा बात करो, वहां तुम्हें जरूर कुछ मिलेगा। या साहब आप कुछ कीजिए, ऊपर से बहुत दबाव है इस केस को लेकर। अगर वो चारों लोग छूट गए तो मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है सर। अरे भाई, मुझे तो फिक्र ये हो रही है कि आखिर ये केवल किशन गुप्ता चीज क्या है आखिर? बात 2 दिन और 2 दिन में तुम लोग बाहर निकाल दूंगा मैं। 2 दिन के मेहमान हो तुम लोग यहाँ। लेकिन साहब, आपने उस सोहनलाल की छुट्टी कर दी। फिर आपका यह एहसान साहब हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। लेकिन तुम लोग हो बेवकूफ सालों। मैं नहीं होता ना, फांसी लगती तुमको। काम हम करना आता नहीं है तुम्हें? अबे 5-5 लोग चाकू हाथ में, 2 आदमी पकड़ते और एक आराम से करता रहता है। लेकिन साहब, हम साहब को मारना थोड़ी चाहते थे। चुप है। साहब वही रिकॉर्ड पे जाएगा साला। पैरा कौन दे रहा था? जी मैं। तूने मारा नहीं, दिलीप सिंह जाग गया, तूने उसको मार क्यों नहीं दिया? मार देता वो इसको पकड़ता भी नहीं, गवाही भी नहीं देता, तुम लोग आराम से पैसा लेके बुर हो जाते। फिर आपसे मुलाकात कैसे होती है साहब? चल, ज्यादा प्यार मत दिखा, ठीक से दबा ना। एक बार यहाँ से छूट जाऊं, फिर गंगा नहाऊंगा और वापस अपने गांव चला जाऊंगा। हे भगवान, भगवान मुझे माफ कर देना। अबे ऐसे सोचेगा ना, सुन, जिंदगी भर घर की नौकरी करता रहेगा, समझा? नटवर लाल नहीं बनना तेरे को, नटवर लाल। हाँ? अरे मिस्टर गुप्ता, कहाँ भाग रहे हैं आप? अरे आप है क्या? तो सच में आप ही हैं।
नहीं क्या है, आजकल अखबार में एक स्टोरी छप रही है ना कि पुलिस के वर्दी पहन के एक आदमी पकड़ता है, बेहोश कर देता है, तो मेरा सेम टू सेम वही आ गया। कहानी अच्छी बना लेते हैं। आप मानते नहीं क्या? खैर क्या कोई काम था आपको? जी हाँ, आपने दिलीप सिंह के बयान की कॉपी मांगी थी, ये लीजिए। हाँ थैंक यू, थैंक यू। झा को वो किताब दिखी जो केवल कृष्ण गुप्ता के हाथ में हमेशा रहती थी। उसको उसमें इंदौर लाइब्रेरी का स्टैम्प दिखा। केवल कृष्ण गुप्ता के बारे में झा का शक और बढ़ गया। अजीब आदमी है सर, मुझे देख के ऐसे भागा जैसे मैं कोई जंगली जानवर हूं। तुम्हें देख के भागा कि तुम्हारी वर्दी को देख के भागा? हेलो, हाँ नमस्कार साहब, मैं दिल्ली से बोल रहा हूं, राजेंद्र प्रसाद झा जी। मैं यहाँ क्रिमिनल लॉयर हूं जी। देखिए, आपकी लाइब्रेरी में एक किताब का पता करना था, क्रिमिनल कोड मैनुअल वॉल्यूम 2। झा ने इंदौर लाइब्रेरी फोन किया और उसे पता चला कि वो किताब एक जालसाज के नाम पर इशूड है जिसकी पुलिस को भी तलाश है। उसने उस पुलिस स्टेशन का नंबर लाइब्रेरियन से ले लिया। क्या तो कौन सा थाना बताया आपने? अच्छा ठीक है। अच्छा वो इंस्पेक्टर का नाम क्या है? जी अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। हेलो, देखिए मैं 547336 से बोल रहा हूं। मुझे इंदौर एक कॉल बुक करानी है अर्जेंट जी। नंबर है इंदौर 4342 जी। धन्यवाद, थैंक यू। इंस्पेक्टर कुमार। जी कहिए। मैं इंस्पेक्टर श्रीकांत इंदौर से आया हूँ। वो वकील झा साहब ने फोन किया था। ओहो, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। चाय मंगवाऊं? नहीं कुछ नहीं, सीधा स्टेशन से आ रहा हूँ। ठहरने का इंतजाम कहाँ किया? पीछे गेस्ट हाउस में किया है। बाय द वे, आपका वो आदमी दिखता कैसा है? आपको फोटो दिखाता हूँ। ये बहुत चालू है साला, भोले भाई लोगों से पैसे हटता रहता है। एक बार मुझे मिल जाए बस। मिल गया आपका ये आदमी, आपको मिल गया। न जाने क्यों आज मुझे बहुत बेचारा सा लग रहा है। आज इसका खेल खत्म समझिए सर। लेकिन आखिर ये पीके चौधरी मर्डर केस ही क्यों? आखिर ये आदमी चाहता क्या भाई? ये इंदौर वाला इंस्पेक्टर अभी तक नहीं आया। हाँ, वो जैसे ही आया उसे अंदर लेकर मेरे पास आ जाए। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल की हत्या का केस इस बात पर उलझ गया कि सरकारी गवाह सोहनलाल हत्या की रात मौका वारदात पर वाकई मौजूद था या नहीं, और उसकी गवाही पर कितना भरोसा किया जाए। योर ऑनर, पुलिस ने जब तहकीकात की तो उनको मिस्टर चौधरी के घर के बाहर बगीचे की क्यारी में एक ताजा फुटप्रिंट मिला। तो पुलिस ने उस फुटप्रिंट का प्लास्टर ऑफ पेरिस का ढांचा तैयार किया, और एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि यह ढांचा सोहनलाल के पैर के ढांचे से बिल्कुल मेल खाता है। इसका मतलब यह हुआ कि वारदात की रात को सोहनलाल मिस्टर चौधरी के घर में मौजूद था। इंस्पेक्टर कुमार। अरे इंस्पेक्टर कहाँ थे? वो बाद में बताऊंगा। वो कहाँ है? अंदर है, लेकिन अभी तो कोर्ट की कार्रवाई खत्म होने वाली होगी। हम यही इंतजार करते हैं। योर ऑनर, पुलिस ने जब कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया तो उसके घर से एक धोती बरामद हुई, और दिलीप सिंह ने पहचान लिया है कि धोती मिस्टर चौधरी की ही थी। इससे कुछ साबित नहीं होता भैया, इससे कुछ साबित नहीं होता है। धोती से क्या हुआ? धोती, ऐसी धोती मेरे घर में मिल जाएगी तो क्या मैं मुजरिम हो जाऊंगा? बिल्कुल हो सकता है। अरे क्या साहब, मिलॉर्ड ये कैसी वाहियात बात कर रहे हैं? मेरे जो मुवक्किल जो हैं ये बिल्कुल बेकसूर है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, आज तक किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि उस सेठ के मतलब मिस्टर चौधरी के पास इतना पैसा आया कहां से? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस बात का इस केस से कोई ताल्लुक क्यों नहीं? ताल्लुक? ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। ताल्लुक कैसे नहीं है? मिस्टर गुप्ता। है जी? अबे अगले उसमें ठीक कर दूंगा मैं अरे आज पकड़ में आया तू। थैंक यू मिस्टर झा। चल। तूने पकड़वाया क्या मेरे को? चल। अबे यार मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था बोल?
पकड़वा दिया यार, मेरे लाइफ में एक चांस मिला था। चल भाई, एक मिनट चल रहा हूँ, चलो 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 चलो, मेरा केस लड़ोगे भाई, मेरा केस। आखिरकार केवल कृष्ण गुप्ता पकड़ा गया। उसे इंदौर ले जाया गया, जहां उसके खिलाफ धोखाधड़ी का एक मुकदमा चला। इस बात ने सनसनी मचा दी कि डिफेंस लॉयर खुद एक अपराधी था। इस वारदात के कारण पीके चौधरी मर्डर केस का रीट्रायल हुआ। छह महीने के अंदर अदालत ने श्रीनाथ और कमरुद्दीन को मौत की सजा सुनाई और उन्हें फांसी दे दी गई। सहदेव और मंगू को उम्र कैद की सजा हुई। छूटने के बाद आज वे दोनों कहां हैं, कुछ पता नहीं। अदालत ने सोहनलाल को एक चेतावनी देकर छोड़ दिया। श्री राजेंद्र प्रसाद झा अब 84 साल के हैं और दिल्ली में आज भी वकालत करते हैं। केवल कृष्ण गुप्ता को इंदौर की अदालत ने चोरी और जालसाजी के इल्जाम में 1 साल की सजा सुनाई, लेकिन नकली वकील बनने के लिए उसे कभी सजा नहीं मिली। जेल से छूटने के बाद वो कहां गया, अब कहां है, कुछ नहीं मालूम। अपनी जिंदगी का एक और बड़ा मौका वो शायद आज भी कहीं ढूंढता होगा। 10 जनवरी 1976 कोट्टायम जिले में 10 दिन के अंदर पुलिस चौकी पर नक्सलवादियों का चौथा धावा। वे आपातकाल में जनतांत्रिक अधिकारों के कुचले जाने का विरोध कर रहे थे, लेकिन आम आदमी नक्सली आतंक और सरकार के बीच सहम सा गया था। जो समाज का नजदीकी संबंध, वैसे भी कहा गया है साहित्य समाज का दर्पण है। गांधी जी अहिंसा को अपना हथियार मानते थे। साहित्य पर गांधीवाद का असर यूं ही नहीं है। आज भी गांधी का रास्ता ही बिल्कुल सही रास्ता है। कई लोगों की ही तरह कोट्टायम के कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर विष्णु नाम्बियार भी आपातकाल की ज्यादती को लेकर परेशान थे, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता उन्हें युवाओं के अंदर बढ़ती बेचैनी की थी। ये बेचैनी उन्होंने अपने बेटे एन बालागोपालन की आंखों में भी देखी थी, जो आज फाइनल सेमेस्टर के लिए रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज पुनलूर लौट रहा था। बाला, तैयारी हो गई? क्या बात करते हैं? अच्छा, अम्मा के रहते हो सकती है बाला? उनका बस चले ना तो सारा का सारा घर मेरे सूटकेस में पैक कर दे। उन्हें तो पुलिस में होना चाहिए। क्यों की क्या बात है, मेरे सूटकेस की तरह सारे शहर के लड़कों को एक ही जेल के अंदर भर देती। इतने सारे जेलों की जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं, देख रहा हूँ कि तुम्हारी बातों में पॉलिटिक्स ज्यादा है, पढ़ाई की बातें कम। अच्छा, अब आंख मीच के तो नहीं बैठ सकते ना? थोड़ी सी दाढ़ी बड़ी हो या बाल लंबे हो जाएं, बस पुलिस उठाकर जेल के अंदर बंद कर देती है। जंगल राज समझ रखा है। पुलिस क्या करे? चारों तरफ नक्सलाइट का आतंक जो फैला हुआ है। इसका मतलब ये है कि मासूम स्टूडेंट्स को उठाकर नक्सली समझकर जेलों के अंदर भर दिया जाए। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं भाई? और तुम्हारे कॉलेज में नक्सलाइट स्टूडेंट नहीं है क्या? तुम उनसे जरा दूर रहा करो, मैं बता देता हूँ। देखो बेटा, हाथियों की लड़ाई में घास ही कुचला जाता है, हाथी को कुछ नहीं होता। तुम्हारे कॉलेज पर पुलिस की नजर है, मेरा ख्याल है तुम उनसे जरा दूर रहो। पुलिस को और काम क्या है? अच्छा, और आजकल तो अखबार भी वही छापते हैं जो आपकी सरकार कहती है। देखते जाइए, आगे जाकर है ना, आम आदमी सांस भी सरकार के हिसाब से लिया करेगा। सुनो, इमरजेंसी इतनी बुरी नहीं जितना तुम लोग समझते हो। और ठीक है, बुरी है, विरोध करना है तो ये क्या तरीका है? हमला, मारपीट, खून खराबा। अहिंसा भी एक रास्ता है विरोध करने के लिए। मैं बस इतनी बात कहना चाहता हूँ कि तुम उन लड़कों से जरा दूर रहो, बस। अच्छा, प्लीज प्लीज, चलिए। ये क्या माँ, क्या क्या ठूसिया इसमें? अभी से बंद कौन करेगा? तू क्या करा, तू हट। चल, पता नहीं हॉस्टल में कुछ खाता है, छोड़ता है, क्या पता। कौन खाता पीता है तो अभी पता चल जाएगा। बंद करके दिखाओ इसे। लगाओ जरा जोर। हाँ हाँ, अभी बंद करती हूँ, 1 मिनट में सब बंद हो जाएगा। जोर लगा के हैशा। एक बार में हो गया बंद। वाह अम्मा पहलवान, एक ही झटके में बंद।
लेकिन मुझे क्या ऐसे ही भेजने का इरादा है? अयो, उस शर्ट में तो बटन लगाकर मैंने कर दी सूटकेस में बंद। और आप? तो चलो अच्छा की पहन के चले जाना। उनकी मूड देखा उनका? बहुत डेंजर मूड में है, गुस्सा है मुझसे, पता नहीं क्यों। अरे वो और उनका गुस्सा। तेरे लिए खीर क्यों बना रहे हैं अगर तेरे से गुस्सा है तो? खीर? मेरे लिए? क्या खुशबू है। खीर बनाई जा रही है। अच्छा, वो आपकी याद आएगी तो मैं सोच रहा था कि आपकी एक शर्ट पहनता जाऊं। वो क्या है कि अम्मा ने सूटकेस टुई खटैक बंद। मैंने सिला है। समझ गया समझ गया। ले लूं क्या? क्या कमाल है। अच्छा, आप अपने कॉलेज में हिंदी के साथ साथ कुकिंग की क्लास क्यों नहीं लेना शुरू कर देते? आप हिट हो जाएंगे एकदम। देख बाला, अगले साल मैं रिटायर हो जाएगा। तू ही तो है हमारा सहारा, है ना? हाँ? देख बेटा, वो कॉलेज में नक्सली स्टूडेंट के साथ रह के उनके बहकाव में आके हथियार मत उठाना। उठाना तो मुझे गिटार ही आता है। अच्छा, मां के कारण संगीत बाला के खून में था। वो कैंपस का लोकप्रिय गायक था और आर्ट्स क्लब का सेक्रेटरी। कभी वो खुद गाने लिखता तो कभी दूसरों के गीत कंपोज करता। लेकिन आरईसी के छात्रों में इमरजेंसी के खिलाफ बढ़ते विरोध से बाला के गाने राजनीतिक रंग में रंगने लगे। उसने इंटर कॉलेज आर्ट्स फेस्टिवल में गाने के लिए एक खास गाना तैयार किया। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर, जिंदा है पर पापा, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये न मिट सकेंगे ये कभी, बनेंगे इनकलाब ये गिरेंगे जुल्म के महल, बिगड़ेंगे फिर नवीन घर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर, जिंदा है। बाला बाला, फेस्टिवल में ये गाना गाकर तू मरवाएगा? हाँ, ये तो अपने गाने गा रहा है यार। हाँ, वो सॉफ्ट है, कम से कम ऐसे भड़काऊ तो नहीं है। मेरे गानों में वो दम नहीं है यार जो इसमें। बहुत तूफाने हैं, देखना हम छा जाएंगे। छा नहीं जाएंगे, बंद हो जाएंगे। पता कौन आ रहा है वहाँ? मिनिस्टर आ रहा है, मिनिस्टर। अबे मेरे बाप, कोई देशभक्ति या फिर यार कोई वो भजन कीर्तन ही गा दे। वरना मिनिस्टर, वरना क्या? मिनिस्टर है क्या? कोई तोप चल जाएगी? क्या हो रहा है? सर वो क्या है कि फेस्टिवल की तैयारी। हेलो सर। उसके बाद में दुनिया क्या कर रहा है? सुनाई कि तुम एक्सलाइट हो गया? क्या जरूरत नहीं सब करने की? और तुझे किसी ने कुछ समझाया? तेरे फादर ने या किसी और ने? अपना सारा करियर चौपट करके तू दिखाने की कोशिश क्या कर रहा है? Quotes from Gandhi. The story of my experiments with truth, ahimsa, democracy. काफी असर हो गया इन सब किताबों का, है ना बाला? कभी उन गरीब किसानों, मजदूरों, शोषितों के बारे में सोचा है जिनका खून तुम्हारी डेमोक्रेसी चूसती है? ठीक है यार, चूसती है। इसका मतलब ये कोई ना कि तुम हथियार उठा लो। रास्ता ढूंढने की बात है बॉस। एंड आई एम श्योर ऐसे और भी बहुत से रास्ते होंगे जिनसे इमरजेंसी का विरोध किया जा सकता है बगैर किसी हिंसा के। मिडिल पाथ है ना, बीच का रास्ता। बाला, पॉलिटिक्स में बीच का कोई रास्ता नहीं होता। जो हमारे साथ नहीं वो हमारा दुश्मन है। आर्म स्ट्रगल के बिना कुछ नहीं होने वाला है। कल हमारी मीटिंग है, तू उसमें आ, तुझे पता चलेगा हमारी लड़ाई क्या है। मैं नहीं आ सकता यार, और मुझे अपने फेस्टिवल की तैयारी भी करनी है। ठीक है, डू यू माइंड अगर मैं और मेरे कुछ कॉमरेड्स यहाँ पे रात बिताएं? क्या? तुम क्या प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हो यार? ये सब तुझे जानने की जरूरत नहीं है।
तेरा तो इन बातों में इंटरेस्ट ही नहीं है ना। हाँ क्या है? एक साइकिल चोरी हो गई है, उसकी रिपोर्ट लिखानी है। थोड़ा पास आके बोलो। हाँ बोलो। क्या है? थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अब जो गाना मैं गाने जा रहा हूं वो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स की ओर से आप सभी को समर्पित है। और मैं चाहूंगा कि ये गाना आप हमारे साथ मिलकर गाएं। 1 2 3 4। जिंदा है तो जिंदगी की जीने पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारे ला जमीन पर। तू जिंदा है गम के और चार दिन, सितम के और चार दिन, ये मिल जाएंगे जब गुजरे हजार दिन। तो उतारे ला जमीन पर। तू जिंदा है, आग पेट की पूरे हैं दिल के साथ, ये मिट सकेंगे ये कभी, बनेंगे इनकलाब। मंत्री जी, श्री के माधवन साहब को एक जरूरी मीटिंग की वजह से बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए इस कार्यक्रम को हम यहीं खत्म करते हैं। सर, मिनिस्टर साहब को जाना है तो जाए, प्रोग्राम रोकने की क्या जरूरत है? आप ऐसा नहीं कर सकते हैं सर? क्या कर सकते हैं बच्चे, अभी तुम्हें मालूम नहीं। सर, जो कर सकते हैं उसका कुछ आइडिया तो है हमें, पर ये जबरदस्ती है सर। Keep your mouth shut, young man, otherwise। क्या यार? सर्किल इंस्पेक्टर विलियम डिक्रूज हियर। बोलो, ऊंचा बोलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ऊंचा बोलो। हेलो सर, नक्सलाइट हमारे हथियार लेकर भाग रहे हैं और सर हम में से कोई चल चल चल, बाला भाग भाग, जल्दी कर बाला भाग। इनकलाब जिंदाबाद, चल बाला भाग भाग। उसी रात चंगनाचेरी थाने के इंचार्ज ने तलाश शुरू की, लेकिन नक्सली अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। गृह मंत्री के माधवन ने नक्सलियों की धरपकड़ के आदेश दिए। रातों रात जांच टीम बनाई गई, जिसने पास के बांध के इंस्पेक्शन बंगलों को इन्वेस्टिगेशन कैंप में तब्दील कर दिया। धड़ाधड़ गिरफ्तारियां की गईं। जांच का जिम्मा स्कॉटलैंड यार्ड में ट्रेनिंग पाए युवा अफसर तेज तर्रार डीआईजी रमन काथा को सौंपा गया। 4 लड़के नक्सली कह लो आते हैं, पुलिस वालों को मारते हैं, हथियार लूटते हैं और मजे से चले जाते हैं। गुड, वेरी गुड। 8 थानों पर हमले भी हो चुके हैं। व्हाट एन अचीवमेंट। आप लोगों को तो मेडल मिलना चाहिए इंस्पेक्टर डिक्रूज। लेकिन सर, हमने पूरी तैयारी कर। तैयारी नक्सली करते हैं, हम पुलिस वाले सिर्फ नौकरी करते हैं, सिर्फ नौकरी। पहली तारीख को तनख्वाह बस। मुझे तैयारी नहीं, रिजल्ट्स चाहिए, रिजल्ट्स। चंगनाचेरी थाने पर अटैक की कोई लीड? 4 में से किसी एक का नाम बाला या बालन था सर। हमारे कांस्टेबल ने सुना था जब वो भाग रहे थे। और मैं सुन रहा हूँ। मैं एक बात ये कहना चाह रहा था कि सब के पीछे प्रसाद का हाथ है। वो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट है और उसको इस लीड की क्या आप आरती उतारेंगे? हाँ, और मेरा मुंह क्या देख रहे हैं आप? जाइए, कॉलेज के एक बाला या बाला नाम वाले लड़के को उठा लाइए। Get them. Just get them. मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। ट्रॉफी किधर है बाला बाबू? ट्रॉफी तो सेंसर वाले ले गए चाचा। ये बाला बाबू के होते हुए सेंसर वाले ले गए? ये सेंसर वाला कौन सा कॉलेज है? सरकार का है चचा। अभी जरा तुम भी झाड़ू है ना, थोड़ा ध्यान से लगाया करो, वरना ज्यादा धूल उड़ाने के इल्जाम में अंदर कर दिए जाओगे। चल जल्दी आ। ए बाला, थोड़ी देर बाद म्यूजिक रूम में चले? नहीं यार, मेरा कुछ पता नहीं है, थोड़ी तबीयत ढीली लग रही है। ए, तुझे तो बुखार है यार। चल यार, ठीक है। ठीक है, शाम को चलेंगे। हाँ, ओके बाय। प्यार को बढ़ाए।
इनकलाब जिंदाबाद, लाल लाल लहराएगा होश ठिकाने। क्या नाम है तेरा? जी बाल गोपाल। अच्छा बाला। सर आप यहाँ कैसे? लाल लाल लहराएगा होश ठिकाने आएगा। अभी करता हूँ होश ठिकाने तेरे। अरेस्ट हिम। सर लेकिन क्यों, मैंने क्या किया सर? मुझको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं आप? कल रात चेंगनाचेरी थाने पर हमला बोलने के जुर्म में कॉमरेड। सर कल रात तो मैं गाना गा रहा था सर, आप थे तो वहाँ, मुझे पहचाना नहीं। अबे अबे मैं अंधा हूँ, बहरा हूँ, कुछ नहीं सुनता मैं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम? सर ले चलो इसे। ले चलो। मेरा प्रोग्राम रुकवा दिया सर, ये मेरे लिए तो ये ठीक नहीं, आपको पूछना क्या ठीक है। बाला सर एक मिनट, आप देखिए वहाँ पे थे सर, आपको प्रिंसिपल से बात करनी होगी सर। पहले आप प्रिंसिपल से तो बात कीजिए आप। बाला हुजूर इनको क्यों पकड़ा है हुजूर? क्या किया इन लोगों ने? चपला ले जाएंगे। साहब पुलिस वाले कानून में ले गए। अरे किसको ले गया? बाला कैन पुलिस वाले आए, कार में बैठा के ले गए। व्हाट? किस लिए? रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल अली बाकर ने तुरंत पास के थाने फोन किया, लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि उन्हें किसी गिरफ्तारी की जानकारी नहीं है। 3 घंटे की भागदौड़ के बाद पता चला कि शायद बाला और केन को इन्वेस्टिगेशन कैंप पंबा रिवर ले गए हैं। आपातकाल में मीसा कानून लागू किया गया था, जिसमें किसी सबूत और गवाह के बिना भी गिरफ्तारी की जा सकती थी। गिरफ्तार किए गए लोगों में से 6 के नाम बाला थे। एक और बाला। हाँ बाला। प्रसाद सर एक मिनट, प्रसाद से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे कैसे पता होगा सर कि गन कहाँ रखी? सर गन कहाँ रखे? एक मिनट बात सुनेंगे आप मेरी? किस गन की बात कर रहे हैं? ये वाली। सर एक मिनट बात तो सुनिए आप। बाला बचा ले। बड़ा मजा आया था, बड़ा मजा आया था पैम्फलेट फेंकने में। साले असली मजा तो अब आएगा। चटमंगलम में टाइपिस्ट हूँ मैं भी बाला। हम में से जो पहले बाहर, वो दूसरे के लिए पहले मदद दिलाएगा। तुम्हारा बाहर कौन है? चिट्टा, इस तरह से मालिश करते रहने से आपके बचे कुछ बाल भी उड़ जाएंगे। तुम सिर को मृदंगम समझेगा तो ऐसा ही होगा ना। या। अच्छा एक मिनट रुको। हमको तुरंत बाला के कॉलेज जाना है। बाला के कॉलेज? हाँ। क्यों? वो प्रिंसिपल ने लिखा है कि बाला को। हाँ बाला को पुलिस ने अरेस्ट किया। नहीं पुलिस कोई गलती किया है। बाला बड़ा सीधा अच्छा लड़का है। वो तो सब वहीं जाके पता लगेगा। इतना समझाया स्टूडेंट पॉलिटिक्स में नहीं जाना लेकिन चक्का देखो, तुम बाला को सीधा घर ले आना। हाँ उसे डांटना मत, उसे कुछ मत कहना, मैं उसे समझा लूंगी। ठीक है तुम वो दो शर्ट। हाँ अभी देती हूँ। बोल कि थाने में तू ही था। बोल। जैसे जैसे ऊपर से दबाव बढ़ता गया, वैसे वैसे इन्वेस्टिगेशन कैंप पंबा रिवर में टॉर्चर के तरीके बद से बदतर होते गए। टॉर्चर के एक नए तरीके उत्तराल का बेदर्दी से इस्तेमाल किया गया।
पहचान इसे। तू इसे जानता है? तू इसे जानता है? रोल आ जा जोर से। बहरा कर देगा, मुंह बंद कर इसका। एक मिनट। पानी मारे से। बाला, भाई मैंने एक चिट भेजा था डिक्रूज साहब के लिए। मेरा बेटा एन बाला। आई एम विलियम डिक्रूज, बोलिए। सर नमस्कार, मैं विष्णु नाम भी है। मैं एन बाला गोपालन का फादर। अच्छा, एन बाला गोपालन। यस सर। सर ये बाला का फोटो है सर, एक बार उसे माफ कर दीजिए सर। किसे? मेरे बेटे बाला को सर। वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। ये उसका है बर्थ सर्टिफिकेट सर, और ये जमानत के पैसे लाए। ये पैसे अपने पास रखिए, कभी काम आएंगे सर। देखिए, वो नक्सली था, कल रात यहाँ से कैंप छोड़कर भाग गया। भाग गया? हाँ, पकड़ा जाएगा तो कॉलेज को इन्फॉर्म कर देंगे। अब आप लोग जाइए। सर वो नक्सली नहीं था। मैंने कहा ना जाइए, चलिए जाइए। केन, केन, तुम ठीक हो ना? बाला कहाँ है? केन, इंस्पेक्टर कहता है बाला भाग गया। उठने लायक नहीं था तो भागता कैसे? तुमने उसे कब देखा बेटा? कल रात अंकल। कल रात? पर अभी तो इंस्पेक्टर बोला कि वो कल रात भाग। आज सुबह तो मैं उसको टॉर्चर रूम में देखा था। हाँ। विष्णु को बाला के कमरे से नक्सलाइट्स के कुछ पैम्फलेट्स बिखरे हुए मिले। हॉस्टल के स्वीपर ने विष्णु को बताया कि फेस्टिवल वाली रात एक नक्सली स्टूडेंट प्रसाद बाला के कमरे में अपने साथियों के साथ रहा था। ये पैम्फलेट्स उन्हीं के हैं, और ये भी कि पुलिस ने बाला को गलती से गिरफ्तार किया था। बाला का है? भाग गया। इंस्पेक्टर बोला वो नक्सली है। नक्सली? पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा। पुलिस सच बोलती है केन? या बाला? पैम्पलेट्स, प्रसाद। चेता, हाँ? मुझे कुछ नहीं पता। तुम पुलिस से लड़ो, सरकार से लड़ो, कुछ भी करो, पर मुझे मेरा बाला ला दो। चेता, देखो वो मदद मांग रहा है, उसे बचा लो। मेरा बाला। बाला को ये क्या? तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास ले जा रहा हूं। बहुत आवाज निकल रही है। कहीं ये बाला मर तो नहीं? सर, ये मुसीबत बन सकते हैं। इन्हें कोची सेंट्रल जेल में डाल दो। लेकिन सर हमारा जुर्म। देशद्रोह, तोड़फोड़। मीसा कानून तुम जैसे लोगों के लिए ही बना है। प्लीज 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 बता दो बाला को कहाँ ले गए?
12 दिन चले ऑपरेशन के बाद पंबा रिवर का इन्वेस्टिगेशन कैंप बंद कर 300 कैदियों को अलग अलग जेलों में डाल दिया गया। बेटे की मौत से अनजान विष्णु नाम्बियार ने हर चौकी, थाने, जेल के चक्कर काटे, लेकिन बाला की कोई खबर नहीं मिली। फिर उन्होंने कई अफसरों, मंत्रियों के दरवाजे खटखटाए। सबने मदद का वादा किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिर में उन्हें पता चला कि ये गिरफ्तारियां गृह मंत्री के माधवन के कहने पर हुई थीं। वो के माधवन से मिलने त्रिवेंद्रम पहुंचे। हाँ, कार्था भाई, 2 फरवरी को एन बाला गोपालन नाम का कोई लड़का अरेस्ट हुआ था। बाला, बालन, बालक गोपालन। पिछले एक हफ्ते में सर 1 दर्जन लड़के अरेस्ट हुए हैं। किस लिए? चेंगनाचारी पर नक्सली अटैक सर। आपने ही ऑर्डर्स दिए थे। कॉलेज से अरेस्ट किया था सर। ये उसका फोटो है सर। नाम एन बाला गोपालन सर। सर बैठिए, आप बैठिए। नक्सली? मेरा बेटा नक्सली नहीं है सर, और अगर है भी तो वो कहाँ है? देखो, अगर वो जेल में है तो उसका पता जल्दी चल जाएगा। कुछ पता नहीं चल रहा है सर। अरे भाई, तुम घर जाओ, आराम करो। आई प्रॉमिस। सर बहुत दिन से मैं परेशान हूं सर। जाओ। थैंक यू सर। इंदु, इंदु कहाँ हो तुम? सुनो, पता है क्या हुआ? इंदु, 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 सुना तुमने? बाला का पता लग गया। पता है मिनिस्टर ने क्या कहा? सो रही हो ना? थोड़ा आराम कर लो। बहुत दिन नहीं सोई बेचारी। कौन है? कौन? सर मैं प्रसाद। प्रसाद? वही प्रसाद? जी। जाओ यहां से। तुम्हारी वजह से बाला, क्या हालत हो गई हमारी। इंदु कहीं रात से सोई नहीं। जाओ, गो अवे। सर प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं और मेरे कुछ दोस्त, हम लोग अपनी कॉमरेड्स को छुड़ाने का प्लान बना रहे हैं। बाला कॉमरेड नहीं है सर, बस इतना बता दीजिए कि बाला है कहाँ, हम उसे भी छुड़ा लाएंगे। पहले उसे जेल भेजा, फिर उसे भगा दिया, और अब बाला स्टेट पावर इस खोखले सिस्टम का शिकार है। देखो, मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं है। हमको इस सिस्टम पे बिलीफ है। इसी सिस्टम के जरिए हम अपने बाला को छुड़ाएगा। समझा? समझा? पोहो। अगर बाला बेकसूर है तो आपके सिस्टम ने उसे गिरफ्तार क्यों किया? बाला, बाला, बाला आ गया। बाला, इंदु, इंदु कहाँ है बाला? चलो। बेटे के गम में इंदु की मानसिक हालत बिगड़ती चली गई। इस बीच प्रसाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उधर विष्णु नाम्बियार ने अगले 6 महीनों में हर अधिकारी, कार्यालय, मंत्रालय, यहां तक कि भारत के राष्ट्रपति से भी याचना की, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद वो गृह मंत्री के माधवन से दोबारा नहीं मिल पाए। आखिर एक एमपी द्वारा उन्होंने के माधवन के दफ्तर चिट्ठी भिजवाई। मंत्री के जवाब की एक कॉपी विष्णु ने हासिल की, जिसमें लिखा था कि बाला की रिहाई पर विचार हो रहा है। इस कागज के पुर्जे पर विष्णु की सारी उम्मीदें टिकी थीं। इस बुड्ढे ने जीना आराम कर दिया है। 6 महीने में मिनिस्ट्री की यह दूसरी चिट्ठी है। अब जवाब देना होगा। जी यस सर। उसकी लाश का कुछ पता नहीं चलेगा सर, डोंट वरी। डिक्रूज सर। एन बाला गोपालन नाम के किसी लड़के को पुलिस नहीं जानती। इस नाम का कोई लड़का अरेस्ट ही नहीं हुआ। करेक्ट? यस सर। आज साहब, आज आप टाल नहीं सकता हमको। हम बहुत धक्का खाए। मेरा बेटा कहाँ है? बाला, वेयर इज माय सन बाला? देखिए, ये डीआईजी ऑफिस है, आपका कॉलेज नहीं। ओके, मेरा बाला कहाँ है साहब? मैंने सारे रिकॉर्ड्स देखे हैं। पुलिस ने किसी एन बाला गोपालन नाम के लड़के को गिरफ्तार नहीं किया। क्या क्या बोलते हैं साहब आप? जी हाँ, यस। इसलिए अब आप हमें परेशान करना छोड़िए और जाइए। नहीं नहीं,
नहीं नहीं नहीं, आप झूठ बोलते हैं साहब। देखिए, जब अरेस्ट ही नहीं हुआ तो क्या मैं इन बालक को पैदा कर दूं? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? हिरासत में नहीं था तो ये मिनिस्टर साहब ने ये लेटर कैसे दिया कि उसके रिहाई पर हम विचार कर रहे हैं? आप ये देखिए, पढ़िए आप प्लीज। नहीं, क्या प्लीज? क्या वो नक्सली था ना, भाग गया। पकड़ेंगे तो कॉलेज को इन्फॉर्म करेंगे, यही कहा था ना आपने? भूल गए आप? मैं नहीं बोला। वाह, हिरासत में भी नहीं है और भाग भी गया। ये कैसे होता है साहब? देखिए, मैंने बाला को अहिंसा पे चलना सिखाया था, लेकिन आप लोगों की वजह से। देखिए आप, मेरा बेटा किधर है? मेरा बाला कहाँ है? बताओ। बाला की गिरफ्तारी के 1 साल बाद इमरजेंसी खत्म होते ही राज्य के चुनाव की घोषणा हुई। विष्णु नाम्बियार रिटायर हो गए थे। रिटायर्ड विष्णु की आंखें जिसे खोज रही थीं, रिहा किए गए हजारों कैदियों में उन्हें वो बाला नहीं दिखा। किंग बेटा, बाला है ना? इमरजेंसी हटते ही पुलिस हिरासत से रिहाई के लिए विष्णु ने केरला हाई कोर्ट में बाला को पेश करने की हैबियस कॉर्पस दायर की। सरकार ने जवाब दिया कि बाला उसकी हिरासत में नहीं है। अब विष्णु ने पुलिस और सरकार को दोषी बताते हुए बाला की रिहाई के पर्चे छपवाए और सड़कों पर बांटने लगे। चुनाव के गर्म माहौल में विष्णु को प्रेस से सपोर्ट मिलने लगा। मेरा बेटा कहाँ है? अरे भाई, आप लोग प्रेस वाले इस बात को इतना क्यों उछाल रहे हैं? मैं कितनी बार बता चुका हूं कि इस व्यक्ति का पुत्र कभी गिरफ्तार किया ही नहीं गया। आप लोग इनके बहकावे में मत आइए। बहकाव आप रहे मिनिस्टर साहब। पहले कहा रिहा कर दिया, फिर कहा गिरफ्तार ही नहीं किया, फिर मेरा बेटा गायब कहाँ हो गया? अरे भाई, मैं कह चुका हूं कि तुम्हारा पुत्र कभी गिरफ्तार किया ही नहीं गया। ड्राइवर चलो भाई। मेरा बेटा क्या कहा? छोड़ो। मेरा बेटा कहाँ है? के माधवन चुनाव जीते और मुख्यमंत्री बने, लेकिन विष्णु ने अपनी याचिका में उन्हें भी जवाबदेह माना। हालांकि हैबियस कॉर्पस में कभी भी गवाहों को अदालत में पेश नहीं किया जाता, पर चूंकि जज सरकारी जवाब से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि सरकारी जवाब की सच्चाई जानने के लिए इस याचिका के गवाहों की सुनवाई करेंगे। लेकिन सरकारी तानाशाही के आतंक से उबर रहे देश में गवाही देने को कौन तैयार होता? नहीं, तुम गवाही मत देना। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गवाही दो। नो प्रॉब्लम। तुम समझा मेरा बात बेटा? क्या हुआ था बेटा? बाला के साथ क्या हुआ था? अंकल, हमें गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन कैंप ले जाया गया था। वहां हत्यारों और नक्सलियों के बारे में हमसे सवालात पूछने लगे और पहचान से पानी डालने और जूते मारने के बावजूद भी बाला में कोई हरकत नहीं हुई। वो हिला तक नहीं। मुझे जबरदस्ती टॉर्चर रूम से दूसरे कमरे में भेज दिया गया। योर लॉर्डशिप, ये केस राजनीतिक साजिश का नतीजा है। केवल एक गवाह पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरा गवाह पेश करने की इजाजत दें। रात के बाद अगली सुबह मैं बाला को टॉर्चर रूम में देखा था। मैं पूछा भी कि बाला मर तो नहीं गया, पर मुझे उधर जाने तक नहीं दिया गया साहब। एन बाला गोपालन एक नक्सलाइट था। कई नक्सलियों ने कबूल किया है कि वो उन्हें पनाह देता था। उसे गिरफ्तार कभी नहीं किया गया, ना वो कभी पुलिस हिरासत में था। मेरी आंखों के सामने कैन और बाला को पुलिस ने जिम में बैठाया। मैं पीछे दौड़ा। मैंने प्रिंसिपल साहब को बताया जी। अगले दिन मैं खुद बाला के फादर मिस्टर नाम्बियार के साथ इन्वेस्टिगेशन कैंप गया था। वहां पे इंस्पेक्टर डिक्रूज मेरे सामने बोला कि बाला को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन रात को ही वो भाग गया। यह सरासर झूठ है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है। जब बाला को गिरफ्तार ही नहीं किया गया, फिर उसके पुलिस के हिरासत से भागने का कोई सवाल नहीं उठता। सर,
फिर मिस्टर माधवन ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये लेटर क्यों भेजा था कि बाला पुलिस की हिरासत में है और उसकी रिहाई पर विचार किया जा रहा है? मेरे पास मिस्टर माधवन का साइन किया हुआ लेटर है सर। मैं उनसे खुद मिला था और उन्होंने मुझे बाला की रिहाई के लिए प्रॉमिस किया था सर। मिस्टर के माधवन का ही एफिडेविट है योर लॉर्डशिप कि वो विष्णु नाम्बियार से मिले जरूर थे, लेकिन उन्होंने आगे ये कभी नहीं कहा था कि उनका बेटा पुलिस हिरासत में है। एफिडेविट में यह भी कहा गया है कि उन्होंने चिट्ठी भेजी जरूर थी, लेकिन उसमें बाला की रिहाई पर विचार की कोई बात नहीं लिखी थी। देखिए, जो एफिडेविट आपने पेश किया है उससे कहीं यह साबित नहीं होता कि एन बाला गोपालन को गिरफ्तार नहीं किया गया। गवाहों के बयान से यह बात जाहिर होती है कि बाला को रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन कैंप में ले जाया गया था। अब सवाल यह है कि क्या बाला अभी भी पुलिस कस्टडी में है? बाला को इस कोर्ट में पेश करने के लिए मैं रिस्पोंडेंट्स को 21 दिन का समय देता हूं, एंड दिस कोर्ट ऑल्सो ऑर्डर्स एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इनटू द मैटर। जो सोचा बाला आएगा तो क्या बनाएगी है? मैं तो खीर बनाएगा और अब उसे डांटेगा भी नहीं। वो आएगा तो हम तीनों मिलके टेंपल जाएंगे, है ना? हाँ। और उस जज के लिए प्रार्थना करेंगे। हिंदू, हिंदू, अम्मा आप भी थोड़ा इधर, थोड़ा थोड़ा अच्छा के पास। अच्छा अभी कंधे पे हाथ रखो। अच्छा 1 मिनट, अरे तू अब थोड़ा पास जाओ ना उनके, अम्मा के। या अम्मा आप भी थोड़ा इधर, थोड़ा थोड़ा अच्छा के पास। अच्छा अभी कंधे पे हाथ रखो। या वेरी नाइस। क्या कर रहे हो आप? थोड़ा मुस्कुराओ ना, स्माइल प्लीज। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बाला, हिंदू, बाला, हिंदू। बाला के न मिलने की वजह से आम जनता में सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा था। जगह जगह पर पुलिस और सरकार के खिलाफ रैलियां निकाली जा रही थीं। इस आक्रोश के कारण कार्था और माधवन पर दबाव बढ़ गया। सर, अगर हम ये कहें कि बाला को हमको अब और कोई रास्ता नहीं बचा। मिस्टर काथा, क्या बाल गोपालन को अरेस्ट किया गया था? योर लॉर्डशिप, हमने पहले गलत बयान दिया था। बाला को पुलिस ने हिरासत में लिया था। तो फिर उसे अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ऑपरेशन टॉर्चर में उसकी जान चली गई थी। ही इज डेड। वो मर चुका है। हिंदू, बाला मर गया। बाला मर गया हिंदू। वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा हिंदू। बाला मर गया हिंदू। हिंदू, हिंदू। बाला, कहाँ है बाला?
इंदु को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। वो अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो बैठी थी। केस खत्म हो गया था। मुख्यमंत्री पद पर 1 महीने रहने के बाद के माधवन ने इस्तीफा दे दिया। रमन कार्थ और डी क्रूज को सस्पेंड कर दिया गया। हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ एक क्रिमिनल केस चलाया, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। विष्णु ने उनके खिलाफ अब कॉम्पनसेशन केस दायर किया। कोर्ट ने सरकार रमन कार्था और डी क्रूज को 3,72,000 रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया। विष्णु को यह हर्जाना 1990 में मिला, बाला की मौत के 13 साल बाद। विष्णु ने इस रकम से कोची अस्पताल में जनरल वार्ड बनवाया। बाला के कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले स्टूडेंट के लिए उन्होंने कैश अवार्ड भी रखा है। आज वे बिस्तर से उठ भी नहीं सकते। रमन कार्थ और डी क्रूज फिर बहाल कर दिए गए थे। इस केस से उनके करियर पर कोई असर नहीं पड़ा। कुछ साल पहले रमन कार्था की मौत हो गई। गिरफ्तारी के बाद प्रसाद की कोई खबर नहीं मिली। केन पुणे में एक कंपनी में बड़ा अधिकारी है। इन्वेस्टिगेशन कैंप के पास पंबा नदी में नौसेना के गोताखोरों ने 2 दिन तक लगातार खोज की, लेकिन बाला की लाश नहीं मिली। इंदु नाम्बियार की आंखें अभी भी बेटे की राह तकती हैं। अभी भी वो एक ही सवाल पूछती हैं। हाँ बाला। अरे हलवाई के पास सामान पहुंच गया? जी भाभी। वो टेंट वाले को फाइनल कर दिया ना? वो तो भैया ने कल ही कर दिया था। तू यहाँ क्या कर रहा है? चल जाके मेहमानों को चाय नाश्ता दे। हाँ दे रहा हूँ भाभी। जल्दी कर। अरे जल्दी से लौट क्या? और आप लोग क्या कर रहे हैं? मुंह क्यों लटका रखा है आप लोगों ने? गाना बजाना शुरू करो ना। क्या करे, ढोलक तो तुम्हारी लाडली बहन ने लेके चली गई है। ढोलक वो लेके चली गई, तुम और तुम्हारी लाडली। अब देखो उसे। ले जाएंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ले जाएंगे। अर्चू, ये क्या हो रहा है? भाभी वो सब लोग नाच रहे थे तो मैंने भी सोचा कि चलो लड़कियों बाहर नाचो गाओ। लो ये ढोलक भी ले जाओ। क्या भाभी, बहुत मजा आ रहा था। अर्चू तू पागल हो गई क्या? अपनी शादी में भी कोई नाचता है? तू तो ऐसे नाच रही है जैसे। हाँ खुश तो मैं होंगी। क्यों, यहाँ तुझे अच्छा नहीं लगता? भाभी तुमसे अच्छा भला कौन होगा। मैं तो इसलिए खुश हूँ कि पढ़ाई से पीछा छूटा। तुम्हें और भैया को छोड़ के जाते हुए। फिर शुरू हो गया तुम्हारा गंगा जमुना बहना। अरे इतना ही दुख हो रहा है तो रोक लो ना। हमारे बीच में आप मत बोलो, आप अपने काम से काम रखो। हाँ अर्चू, अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अच्छू, तेरे बिना ये घर कितना सूना हो जाएगा ना। अरे तुम दोनों की टंकियां बात बात पर लीक क्यों हो जाती हैं? चल हंस हंस, शाबाश। अब चल जल्दी से तैयार हो जा, 4 बजे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। सोना तो बड़ा हल्का पहना लड़की ने। ये सब बातें बाद में हो जाएंगी, रस्म तो पूरी हो जाने दो। अरे जो चाहिए अभी कहेंगे, बाद में चाहे मिले ना मिले। जी कुछ कहना है क्या आपको? हाँ
तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, अंदर चल के बात करते हैं, आइए। देखिए, आपके हिसाब से हमने 11,000 रुपए दिए थे तिलक में। तो कौन सा बड़ा एहसान किया? ये तो रिवाज है। हमारे बड़े की शादी में 21,000 रुपए मिले थे, वो भी सिर्फ लड़का रोकने के लिए। गायत्री, ये भी तो सोचो कि लड़की कितनी सुंदर है, पढ़ी लिखी है। शक्ल को चाटना है क्या? और आप जरा चुप रहिए। ठीक है, फिर जो तुम्हें ठीक लगे ना वही करो। देखो भाई संदीप, ये हमारे घर की आखिरी शादी है। अजय की शादी विजय से कम हो, ये ना तो हमें अच्छा लगेगा और ना ही अजय को। माँ जी, मैंने बहुत बढ़िया इंतजाम किया है। देखिए, शहर के सबसे बड़े टेंट वाले को बुलवाया है और सबसे बड़े हलवाई को मैंने बुलवाया है। टेंट? मेरे बेटे की शादी टेंट में नहीं होगी। हमें बारात का रिसेप्शन 5 स्टार होटल में चाहिए। जी 5? लेकिन माँ जी, उसमें तो बहुत खर्च हो जाएगा। अगर खर्चे की इतनी ही फिक्र है तो ठीक है, ठीक है, मैं हाँ तो कर दी, लेकिन कितना खर्च हो जाएगा मालूम है कुछ? इतना पैसा लाऊंगा कहां से? काम भी मंदा चल रहा है आजकल। अगर लॉकर से मेरे गहने भी। क्या बकवास कर रही हो तुम? नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। देखो, अर्चू को हमने बचपन से पाला है। हाँ, अगर माँ पिताजी जिंदा होते तो और बात थी। अभी तो सभी कुछ हम ही को करना है ना। आते ही बन गया बीवी के पल्लू से। नहीं माँ, वो भाभी। एक बात बताए देती हूँ, उससे ज्यादा सर मत चढ़ाना। उन्होंने हमारी ऐसी नाक कटवाई है कि बिरादरी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। दुल्हन को भी इतने कम गहने पहनाकर भेजा है कि किसी को दिखाने में भी शर्म आए। अब जा, यहाँ क्यों खड़ा है? तेरा इंतजार कर रही होगी। क्या हुआ? अजय, खीर लो। नहीं, बस बहुत हो गया। अच्छा, तू लेगी और? लाओ मुझे दो। भाई, खीर मुझे बहुत पसंद है। क्या हुआ? नहीं, बहुत देर हो गई है, घर पहुंचने में वक्त लगेगा। लेकिन अभी तो 8 ही बजे हैं अजय। नहीं, ठीक बात है, टाइम से घर पहुंच जाना चाहिए। अर्चू, जरा तू 1 मिनट अंदर आ। बता अर्जु, क्या बात है? कुछ नहीं भाभी। ये अजय इतना उखड़ा उखड़ा क्यों लग रहा है? पूरा दिन दुकान पर बैठकर थक गए होंगे। तो हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना? नहीं भाभी। अरे कहाँ है तुम लोग? जल्दी करो। तो चल, मैं अभी आती हूँ।
अर्चू, ये तेरे लिए और ये हमारे दामाद जी के लिए सूट का पीस। इसकी क्या जरूरत थी? बहुत कपड़े हैं हमारे पास। लेकिन ऐसे खाली हाथ कैसे जाने देंगे? अजय, अर्चू को लाते रहना, इसके बिना तो घर एकदम खाली खाली सा लगता है। आप चाहिए तो इसको हमेशा के लिए अपने पास रख लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। अच्छा भाभी, अब चलते हैं। ये अजय को क्या हो गया? इस तरह क्यों बात कर रहा है? ऐसे कैसे चले आए? मुंह पर मारना था कपड़ा। हमारी भी कपड़े की दुकान है, चीज का दाम क्या हम नहीं जानते? माँ जी, मेरी मौसी की लड़की से देवर जी की शादी हुई होती ना तो पूरा घर भर जाता। माँ जी, अब हर बार तो भैया महंगी चीज नहीं ला सकते ना। इंदिरा, इंदिरा। मेरी मां के सामने कोई नहीं बोलता, कोई नहीं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसे इसकी औकात बता दी, अच्छा किया। और सुन ले, अगले महीने सिंदूरा आ रहा है। अपने भाई से कहना हमें कपड़ा नहीं सोना चाहिए, नहीं तो मुंह ना दिखाए अपने यहाँ पे। शुरू में अर्चना अपने ससुराल वालों की बढ़ती मांगों को अपने भैया भाभी से छिपाती रही, लेकिन जब बात बात पर उसे झाड़ू घूंसों लातों से मारा जाने लगा तो उसकी बर्दाश्त की सीमा टूट गई। हेलो भाभी, मैं अर्चू बोल रही हूँ। हाँ अर्चू, तू रो रही है? नहीं भाभी, भाभी मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोल ना। भाभी, वो अगले हफ्ते सिंदूरा आ रहा है ना? हाँ, तेरे भैया आएंगे ना सामान लेकर। ले, तेरे भैया भी आ गए। हाँ अर्चू आ गया? हाँ, बात करो। अर्चू, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ भैया, बहुत खुश हूँ। भैया, माँ जी और इन सब का कहना है कि सिंदूरा में वो सोने से कम कुछ भी नहीं लेंगे। सोना? ठीक है, मैं कुछ करता हूं। ठीक है भैया। इनकी मांगे तो बढ़ती जा रही हैं। जो जो इन्होंने शादी में मांगा सब कुछ तो दिया हमने। अर्चना के ये शादी से पहले के बैंक अकाउंट के सारे पैसे का ड्राफ्ट बनवा के मैंने दिया उनको। अभी जेवर लत्ते की बात कहां से आ गई भाई? देखो, मुझे तो अर्चू बहुत परेशान लग रही थी। कैसे भी हो उनकी ये मांग तो इस बार पूरी कर ही देते हैं। ऐसे तो उनकी मांगे बढ़ती ही जाएंगी, कहां तक पूरा करोगी?
इस बार मैं उनसे साफ साफ बात करूंगा। तो ये सारी बातें शादी के पहले तय हो जानी चाहिए। फिलहाल तो मैं अपने फिक्स डिपॉजिट को तोड़वा देता हूँ। क्या क्या दूं बताओ? एक अर्जू के लिए चेन ले देना सोने की, और उसकी सास के लिए भी कुछ। सुनो, थोड़ा आराम से बात करना। हाँ, हो सके तो अर्जू को कुछ दिन यहाँ ले आना, थोड़ा मन बहल जाएगा उसका। अर्चना दिखाई नहीं दे रही माँ जी। शॉपिंग के लिए गई है, भी आ जाएगी। माँ जी, अर्चना शादी के बाद अपने मायके नहीं गई है रहने के लिए। अगर आप कहें तो कुछ रोज के लिए मैं उसको। हाँ हाँ, शौक से ले जाओ, उस पर तुम्हारा भी तो हक है। अर्चना, ये सब क्या है? इतना भारी सामान उठाकर तू क्यों लेकर आई? भाई साहब, आप हमारे घर के मामलों में ना बोलें तो अच्छा है। अब घर का थोड़ा सामान उठा लिया तो घिस गई क्या? दिन भर तो महारानी की तरह बैठी रहती है, भाई के सामने काम दिखा रही है। अब खड़े खड़े देख क्या रही हैं? जाइए अपना सामान बांधिए। आपके भाई साहब आपको ले जाने के लिए आए हैं। क्या कह रही है तू? मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। नहीं भैया, उनसे कुछ मत कहना, वो मुझे अपने जब। देख, तू अब कहीं नहीं जाएगी, तू यहीं रहेगी। ये कोई मसले का हल थोड़ी है। आप उनके पास जाइए, ठंडे दिमाग से बात करना। पता तो चले कि वो लोग आखिर चाहते क्या है। भाभी, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे रात में नींद भी नहीं आती। नहीं, डरने की कोई बात नहीं, हम हैं ना तेरे साथ। बैठ, रुक जा, अभी आती हूँ। रो मत, सब ठीक हो जाएगा अर्जुन, रोना नहीं, रो मत। ये ले, इसको हमेशा अपने पास रखना, ये तेरी सारी बलाएं दूर कर देगा। हाँ? लेकिन माँ जी, दहेज में मैंने क्या कमी की है बताइए? मैंने अपनी हैसियत से ज्यादा ही दिया है। देखो संदीप, अजय के लिए हमारे पास कई बड़े घरों के रिश्ते आ रहे थे, लेकिन हमने ये सोचकर शादी की कि बेचारी बिन माँ बाप की लड़की है। जी, लेकिन उसका भाई अभी जिंदा है। और मैं आपको बता देता हूं, अगर आगे से आपने अर्चना के साथ बदतमीजी की तो उसका अंजाम आप देख लीजिएगा। भाई साहब, बस। ठीक है माँ जी, मैं चलता हूं। मामला हाथ से बाहर निकल जाने के डर से संदीप ने चुप लगा ली। अर्चना पर उसके ससुराल वालों का अत्याचार बढ़ता गया। अर्चना से नौकरों की तरह बर्ताव किया जाने लगा। बाबूजी, आप ठीक बोल। तेरी सास और बाकी सब दूसरे कमरे में बैठे हैं। आपको कुछ चाहिए क्या बाबूजी? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारी हालत अच्छी नहीं है। नहीं बाबूजी। खा ले, मुझे मालूम है तुम्हें खाने पीने को भी अच्छे से नहीं मिलता। लो, ले लो। तो अब तू चोरी करने भी सीख गई? नहीं, मैंने नहीं की चोरी। तो ये कहां से आया? जुबान पर ताला लग गया ना? और क्या क्या चोरी किया है बता? बता। क्या हुआ माँ? देख, संतरा चोरी करके खा रही है, आग लगे इसकी जुबान पर। अर्चना की हालत बद से बदतर हो गई। उसको अपने घर वालों से बात करने की भी इजाजत नहीं थी। सुदर्शन लाल इन सब बातों से परेशान होकर हरिद्वार चले गए। इधर अजय की दूसरी शादी की बात होने लगी।
भाभी, अर्चू, कितने दिन बाद फोन किया। मैंने तेरे घर फोन किया था, शायद तेरे जेठानी ने उठाया। कह रही थी तू अजय के साथ घूमने गई है। चल अच्छा है, तो अपने घर में खुश तो है। तेरे भैया बाहर गए हुए हैं, कल आएंगे। अगर वो होते तो उनसे भी बात कर लेती तू। अर्चू, तू बोल क्यों नहीं रही? भाभी, भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है भाभी। भाभी ये लोग इनकी दूसरी शादी की बात कर रहे हैं। मुझे यहाँ से आके ले जाओ भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे यहाँ से आके ले जाओ भाभी। हेलो 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 अर्चू, हेलो। तुझे मना किया था ना फोन को हाथ नहीं लगाना। गलती हो गई, आप नहीं लगाऊंगी, माफ कर दो मुझे। तुम तो सुबह 4 बजे आने वाले थे ना, इतनी देर कहाँ लगा दी? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या है, जरा चैन से बैठने दो। नहीं, तुम अभी जाओ और अर्चू को अपने साथ लेकर आओ। अब मैं उसे उस घर में एक दिन भी नहीं रहने दूंगी। क्या है मधु, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कल अर्चू का फोन आया था, बहुत परेशान लग रही थी। फोन भी बीच में कट गया। मैंने बहुत लगाया लेकिन लगा ही नहीं। तुम तो अभी जाओ और कैसे भी हो अर्चू को अपने साथ लेकर आओ बस। ठीक है।